जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 80 साल, जी हाँ, लगभग 80 साल तक जापान ने अपनी जो पहचान है वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में बनाए रखी। दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर, लेकिन मिलिट्री पावर के मामले में जापान ने हमेशा अपने आप को सीमित रखा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने उसके जो पैसिफिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन ने टोक्यो को एक ऐसे देश में बदल दिया जो युद्ध से दूर और अर्थव्यवस्था पर जाकर केंद्रित रहा। लेकिन जो लेटेस्ट तस्वीर आ रही है वो पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। जापान ने अपने जो डिफेंस बजट है उसमें रिकॉर्ड वृद्धि की है और उसको बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो खरीद रहा है, काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है और इंडो पैसिफिक में जो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस है उसको अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर जापान को अचानक इतनी जल्दी किस बात की है? क्या शी जिनपिंग का चाइना जापान के लिए सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है वो बन चुका है, या फिर ये कहें कि ताइवान स्ट्रेट में बदलता तनाव जो है वो टोक्यो को अपनी पुरानी मिलिट्री सोच बदलने पर मजबूर कर रहा है? और दूसरी तरफ, क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसने जापान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हर वक्त अमेरिका पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं है? तो दोस्तों, आज जापान एक एक ऐसे दो राहे पर आकर खड़ा है जहां पर जापान जो है एक तरफ चाइना की मिलिट्री और जो इकोनॉमिक पावर है वो उसके सामने है, और दूसरी तरफ अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट्स है उसको उसकी बढ़ती अनसर्टेनिटी। और ऑफ कोर्स चाइना का प्रेशर है तो, और जो अमेरिका की बात करते हैं उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। और टोक्यो ने एक नई मिलिट्री जो डॉक्ट्रिन है वो तैयार करना शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जब जापान अपनी सुरक्षा बदल रहा है तो एशिया में एक नए मिलिट्री पावर बैलेंस है, क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? तो हम आज इसी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को डिकोड करेंगे, और इसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के खास मेहमान आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतौल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य जी। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को, और बहुत बहुत धन्यवाद वापस बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आदित्य जी, जापान जो है वो अपनी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जो मिलिट्री आइडेंटिटी थी उसको बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस एकदम जो अचानक जो शिफ्ट आ रहा है, सडन शिफ्ट को? एक्चुअली सडन शिफ्ट नहीं है, पिछले 10 साल से कर रहे हैं। और जापानीज टेक्नोलॉजी आपको मालूम ही है दैट द वर्ल्ड वॉर टू में कितनी इफेक्टिव थी। वो पर्ल हार्बर की गलती उनसे ब्रिटिश ने करवाई थी, एंड दैट वाज देयर डिवाइस। और जो न्यूक्लियर वेपन्स जो उनके ऊपर गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जापानीज मिलिट्री ने सरेंडर नहीं किया था, तभी किंग ऑफ जापान ने सरेंडर किया था। तो जापान का प्रॉब्लम रहा है कि मोनार्की हैज वेरी क्लोज रिलेशंस विद द वेस्ट। सारी मोनार्कीज कनेक्टेड रहती हैं। जैसे भारत की भी जो मोनार्कीज हैं, इवन तो हमारे यहाँ टाइटल्स नहीं दिए जाते हैं, लेकिन राजघराने अभी भी हैं। वो सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ये अ, लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में आज भी 750 राजघराने हैं, जो जिनके पास पैसा है, पोजीशंस है, इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो पावर में नहीं है। कभी कभी वो लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, कभी नहीं लगते। जापान ने डिस्ट्रॉयर्स जो ऐड किए हैं, हेलीकॉप्टर गनशिप्स, प्लस उनके जो शिनकावा प्लेन्स हैं, प्लस उनके जो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी जो उन्होंने डेवलप की है, कहते हैं कि वो अमेरिकन वेपन से सुपीरियर है। इंक्लूडिंग उनके जो डिफेंस एयर जैसे पेट्रियट टाइप की उनकी खुद की मिसाइल्स भी हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू द वेस्टर्न वेपन्स। और एक ये भी बात चल रही थी कि जापान में बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन केस इट्स ए नीड, क्योंकि उनके पास बहुत न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। दे हैव लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फ्यूल जिसके लिए आसानी से बना सकते हैं। और जापानीज टेक्नोलॉजी और जापानीज डिफेंस के बारे में आपको जानते ही हैं कि दे कैन ईजिली मेक इट। उनके पास इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है, इसलिए जापानीज आर नॉट इनसिक्योर। लेकिन उनका एक वेरी पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था 1945 के बाद, which prohibits them to build nuclear weapons or
break relations with any country that uses nuclear weapons again. Break. आपको ये पता होना चाहिए, ईरान पे अमेरिका ने ऑलरेडी मूड बना लिया था न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का, लेकिन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द वे कि जापान विल कट ऑफ ऑल टाइज विद अमेरिका, जापान विल विड्रॉ ऑल देयर इन्वेस्टमेंट्स विद अमेरिका, और उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेजरी होल्डर। जापान, अमेरिका ने ट्रम्प इसलिए रुके बिकॉज जापान की ओपन एडवाइस थी, और वो बड़ा सॉफ्टली बात करते हैं, बट दैट इज अ वेरी सीरियस टॉक दे आर डूइंग। उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया, अगर आपने ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया तो हम आपसे सब कुछ विड्रॉ करेंगे, इंक्लूडिंग वी हैव टू शट डाउन टोयोटा फैक्ट्रीज इन अमेरिका, विल डू दैट ऑल्सो। टू दैट एक्सटेंट दे वेंट। तो ये मत सोचिए कि ट्रम्प ऐसे ही विड्रॉ कर गए वहां से। इट वॉज ए यूरोपियन थ्रेट प्लस जापानीज थ्रेट, और ईरान को थैंक यू बोलना चाहिए जापान को फॉर अवॉइडिंग दैट कैटास्ट्रोफी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है अमेरिकन मीडिया में, ट्रम्प वॉज ऑलमोस्ट रेडी। और देखिए क्या है कि विद अमेरिकन गारंटी ऑफ सिक्योरिटी डिसअपियरिंग, जिस तरह ईरान के फर्स्ट फेज ऑफ वॉर में हमने देखा, अभी 2 दिन से बम्बार्डमेंट चली रही है ईरान और यूएस के बीच में, what we have seen, the world has seen कि अमेरिकन F-35, अमेरिकन F-16, इंक्लूडिंग अमेरिकन F-22, अभी वो इतने इफेक्टिव नहीं है। अमेरिका डजंट हैव द पावर टू सिक्योर जापान। अभी तक अमेरिका ने अनाउंस नहीं किया है कि जापान से विड्रॉ करने के लिए, बट जापानीज पीपल हैव बीन आस्किंग दैट ऑल मिलिट्री बेसिस ऑफ यूएसए बी विड्रॉन फ्रॉम जापान। तो और आपने जो पॉइंट बोला चाइना के मिलिट्री कैपेबिलिटी की वजह से, अगर अमेरिका विड्रॉ करता है टू नॉट सपोर्ट ताइवान, क्योंकि ताइवान का जितना भी इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका का इज फॉर जापान। और आपको मालूम है कि इतिहास बोलता है कि चाइनीज आर वेरी स्केयर्ड ऑफ जापानीज, क्योंकि जापानीज का फाइटिंग स्टाइल इज वेरी क्रूअल इन टर्म। अब लोगों ने देखा भी है कि जब कोहिमा में और भारत के ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्रों में जापानीज फोर्सेस आई थी, तब सुभाष चंद्र बोस उनसे मिल गए थे, और सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से मिले थे, बिकॉज दैट वाज द ओनली वे टू टेक आउट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तब वहाँ के जो प्रिजनर्स की कंडीशन थी वो इंडियन नेशनल आर्मी डिस्क्राइब करती है कि जो अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे साइगॉन में और जगह पे, उनकी हालत ऐसी थी कि मतलब अभी आप जो सोमालिया पिक्चर्स देखते हैं सूखे में, वो भी थोड़ा बेटर लगेगी आपको, कि ये लोग आधे टांगे टूटी हुई हैं, अधमरा करके रखा हुआ था सबको लिटरली। तो जापानीज हैव दैट ट्रेडिशन, और विद द सो चाइनीज जापान को लिटरली एक थ्रेट मानते हैं, और वो जानते हैं कि इनसे लड़ना नहीं चाहिए। ताइवान पे अगर अमेरिका विड्रॉ करता है तो जापानीज गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड ताइवान दैट दे गोइंग टू कम इन। तो ताइवान की पूरी सिक्योरिटी जापान के अगर हाथ में चली गई, then China will have the end time, because Japanese military may be small, but in terms of capability they are as good as China in terms of capability. तो इसलिए Chinese Japanese are changing their constitution because उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि in the future world may not have America as a superpower, so they're इसी preparing से for एक it. सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प और अभी बिल्कुल एकदम मुख्तलिफ है, पूरी तरह से अलग है। तो डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका को लेकर जापान कितना आश्वस्त नजर आता है आपको अभी? क्योंकि अभी वो काफी कुछ बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प। No, इस टर्म का नहीं है। American decline started in 73. ओके, Not now. ये आप don't connect with last 3 administrations or 4 or 5 administrations. Decline ओके, started in 73. जैसे ही उन्होंने gold standard 1973। 3, when ओके, as soon as the gold standard was removed and petrodollar was brought in, decline started at that time. उसके बाद से अमेरिका को कॉन्स्टेंटली युद्ध की जरूरत पड़ने लगी है टू मेंटेन द डॉलर प्राइसेस, लोगों को डरा के धमका के, एंड पीपल हैव टू यूज।
तो Japan, so the only period where America really had a good time was between 46 and 73. That means ओके। only 29 years they enjoyed the good time. उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हो गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प के आते आते इट्स अ लिमिट अभी तक ठीक से पहुंची नहीं है, स्टिल 4 years लेफ्ट। अब तो लोगों को मालूम है कि बिटवीन 2 to 4 years इज द फुल इम्पैक्ट विल कम। तो एवरी कंट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर इट, इंक्लूडिंग अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। आप देख रहे हैं पीटर थील रनिंग टू अर्जेंटीना, इवांका ट्रम्प एंड ट्रम्प फैमिली बाइंग आइलैंड्स, मार्टिन आइलैंड्स एंड मार्टिन आइलैंड्स। तो सारे बिलियनियर्स हैव एन ऑप्शन। What about the common American citizens? So they are anticipating complete collapse and a civil war. तो इसलिए सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं पूरी दुनिया में। When I saw the data right now, आपके चैनल पे बताने मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा। 10% of women around between 18 and 24, they make up around 10% of the American population. The women between 18 and 24 make up 10% of American population. 10% of those young women are on OnlyFans. आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो और सबको मालूम हो कि एंड दैट हैज बिकम द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। उसके सिर्फ 3 एम्प्लॉयज हैं एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर इन अमेरिका टुडे, दैट प्लेटफॉर्म। तो आप सोचिए जब महिलाएं इस तरह फोर्स हो जाती हैं तो क्या कंडीशन होगी सोसाइटी की। सो इट्स ए वेरी डेस्परेट टाइम्स। और ट्रम्प को मालूम है क्या चल रहा है। तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि सिर्फ ट्रम्प की पॉलिसी वजह से नहीं, ट्रम्प इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कीप हिज हेड अबव द वाटर। तो टैरिफ लगा के, या अभी टैरिफ हट गया तो भारत के ऊपर एक और सैंक्शंस लगा रहे हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो उसी टैरिफ को दूसरी तरीके से ला रहे हैं। ओके, सेम अभी तक 10% है, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो नाउ दे कम विद अनदर प्लान। तो पूरी दुनिया पे लगाएंगे वापस टैरिफ, अनफेयर, कुछ भी क्लॉजेस लगा देंगे। बट अगर दुनिया ये नहीं क्वेश्चन कर रही है कि ओनली फैंस में आप क्यों काम कर रहे हो भाई, तो विल पुट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑन यूट्यूब। अभी दुनिया ऐसी बातें नहीं कर रही है क्योंकि स्टिल पीपल आर यूजिंग डॉलर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चेंजेस, इट इज बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन और स्पेंड इकोनॉमी एंड द रिजर्व इकोनॉमी स्टेटस ऑफ द यूएस। आप देखिए अमेरिका का जो रिजर्व करेंसी स्टेटस था was maximum in 97, around 59%। बाकी यूरोपियन यूनियन और बाकी रिजर्व करेंसीज थी। नाउ इट हैज गॉन डाउन टू 43%। तो 43% ऑफ ग्लोबल ट्रांजैक्शंस आर पेइंग इन डॉलर्स, बाकी सारा इज इन युआन और सम अदर करेंसी। भारत का भी ओवरऑल डॉलर एक्सपोजर इन द ट्रेड इज रिड्यूस्ड अदर देन डूइंग ट्रेड विद यूएसए, बट एंड सम ऑयल कंट्रीज जहाँ पे वो डॉलर्स लेते हैं। ईरान डॉलर्स नहीं लेता है, बट ईरान इज ऑल्सो बाइंग बिटकॉइन, वेरी बिग डिजिटल करेंसी। इसी तरह वो सैंक्शन से बच गए, बिकॉज और कितना सैंक्शन लगाओगे आप। सो इसलिए अमेरिकन डिक्लाइन को नॉट जस्ट लुक एट डोनाल्ड ट्रम्प्स टर्म, ये पुराना डिक्लाइन चल रहा है। क्योंकि आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, 300 मिलियन लोग, 30 करोड़ लोग कितना कंज्यूम कर सकते हैं। खाने के लिए तो छोटा सा ही पेट है ना, और कितना खाएंगे आप। तो एक बात बताइए आदित्य जी, जो इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं, तो इंडो पैसिफिक में इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप है वो कितनी मजबूत आप देखते हैं? From a writer's perspective, I'll say ये it's a meeting of unrelated people. भारत का फोकस तो कुछ और ही है। भारत, the way India has developed itself since 47 is an independent power. भारत को किसी की जरूरत नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, और मिलिट्री भी इसकी स्टैंड अलोन है, इज बिग इनफ टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ एंड लार्जर थ्रेट्स। ये जो पूरा क्वाड बनाया गया था, इट वाज ए अमेरिकन इनिशिएटिव to bring Australia, India, Japan and US together
इन दिस रीजन, इंडो पैसिफिक। हम्म। लेकिन आप देखेंगे कि भारत की स्ट्रेटेजी आप देखिए, भारत ने वियतनाम को आर्म किया, फिलीपींस को आर्म किया, प्लस भारतीय सबमरीन्स फ्रीली ऑपरेट इन साउथ चाइना सी। आपने देखा था कुछ समय पहले डिप्लॉयमेंट से जब बाहर आ गई तो बताया गया कि आईएनएस अरिंदमान खड़ी हुई थी वहां पे बहुत महीनों तक, न्यूक्लियर सबमरीन वाज स्टैंडिंग देयर। तो इंडो और फिजी में भारत का मिलिट्री बेस बन रहा है। तो भारत इज मेकिंग इट्स ओन स्ट्रेटजीज। और मार्को रूबियो चाहते हैं और बाकी अमेरिकन चाहते हैं कि भारत शुड वर्क ऑन देयर प्रायोरिटीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक अगर वॉर भी होगा तो भारतीय मिलिट्री नेवी इज बिग इनफ टू टेक केयर ऑफ चाइना ऑन देयर ओन। इज नॉट जस्ट द साइज नहीं देखा जाता, वहां पे देखा जाता है स्ट्रेटजीज एंड द रेजिलियंस ऑफ द एयरफोर्स एंड अदर थिंग्स। तो उसमें भारत इज सेल्फ सफिशिएंट। नाउ क्वाड का इंडो पैसिफिक में भारत को उससे क्या फायदा है कि भारत इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुपिंग जहां पे मे बी दे कैन यूज ऑस्ट्रेलियन बेसिस और मे नॉट, या ऑस्ट्रेलिया में बी एबल टू यूज। सो दिस इज ए प्योरली नॉन मिलिट्री पैक्ट, और नॉन मिलिट्री पैक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता है। यू कैन अकॉर्डिंग टू मी इट हैज नो पैक्ट। आप पुराने पैक्ट्स देख लीजिए, चोला राजाओं के पुराने पैक्ट्स देख लीजिए जो शिवाजी महाराज के थे, सारे मिलिट्री पैक्ट्स थे। और ट्रेड सिक्योरिटी करने के लिए मलाक्का स्ट्रेट में कौन सी नेवी बचा सकती है बताइए? ऑस्ट्रेलिया के पास तो एसेट्स ही नहीं है। और जापान doesn't want to come this side. Japan wants to focus in Taiwan. So in this region, only India is left. From Australia, Fiji to Gulf of Oman to Red Sea, भारतीय नेवी बची है। तो इसका मतलब यह है कि क्वाड में what is the coordination? India is taking care of its own region, large region. यूएस मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट्स आपने देख ही लिया है कि यूएस मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट मिसाइल्स ही नहीं है शिप के ऊपर, ड्रोन्स के अटैक नहीं झेल पा रहे हैं ईरान के। तो यूएस मिलिट्री कोई वॉर अगर कुछ होता भी है विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन द इंडियन नेवी, तो इसलिए उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। दैट्स व्हाई क्वाड हैज नो रेलेवेंस फॉर इंडिया। अब इसको बस निभाया जा रहा है एज ए नाइस वे कि हाँ हम चारों दोस्त हैं, वी आर फ्रेंडली कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, but neither Japan can come here, neither Australia can come here, and American Navy cannot fight. तो अब तो कौन बचा फिर? इंडियन नेवी। सो कोई प्रैक्टिकली बचा नहीं कुछ उसमें कि वेदर इंडियन नेवी विल नीड क्वाड फॉर एनीथिंग। और इंडियन मिलिट्री का तो बड़ा क्लियर डॉक्ट्रिन है, इंडियन गवर्नमेंट का भी, कि एनी वॉर्स वी फाइट इज फॉर इंडिया ओनली और फॉर इंडियन इंटरेस्ट ओनली। तो चीन के साथ लड़ेंगे, वी डोंट नीड अमेरिकन हेल्प, हम लोग अकेले देखेंगे चीन को, एंड वी डोंट वांट अमेरिका टू बी इन्वॉल्वड आल्सो। उससे क्या फायदा क्या होता है कि आई नो इट्स ए पेनफुल थिंग, इट्स वेरी लेजीनेस कि अगर अमेरिका आप मेरे लिए लड़ लीजिए आके। आप देख लीजिए ना, पाकिस्तान के साथ तो अमेरिका बैठा हुआ है गले लगा के, उसको फिर भी पीट दिया भारत ने दबा के, उसके बेस पे अटैक कर दिया। तो इट डजंट मैटर नाउ, अमेरिकन फोर्सेज हैव नो रेलेवेंस। तो द क्वाड इज ओनली फॉर अमेरिका टू सिक्योर देयर ट्रेड फ्रॉम चाइना। तो उसको इस तरह आप देखेंगे तो भारत के लिए तो रेलेवेंस ही नहीं है क्वाड का, अमेरिका के लिए ज्यादा रेलेवेंस है। तो आदित्य जी, जिस तरह से हम ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देख रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस, हमें बहुत फास्ट पेस चेंजेस और डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। एशिया की भी अगर हम बात करते हैं तो जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि एशिया जो है एक आर्म रेस की तरफ बढ़ रहा है? और जापान की हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो क्या जापान जो है वो इकोनॉमिक जाइंट के साथ साथ मिलिट्री जाइंट भी बनने जा रहा है या बनना चाहता है, या उसको बनना ही मजबूरी है पड़ेगा, ताइवान को लेकर? जापान को बनना ही पड़ेगा। जापान हैज टू ड्रॉप देयर पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और जापान को भारत के साथ टाई अप करना पड़ेगा, स्टॉप बीइंग एन अमेरिकन स्टूज, जिस तरह हम जापान है अभी इसमें स्पाइनलेस है। तो बट जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो नई लेडी हैं, शी इज अमेजिंग, वो सही काम कर रही है सारे, शी नोज व्हाट इज द फ्यूचर। और जापान का रिलीजन शिंतो, तो सिंधु सभ्यता से ही आता है, सिंधु का अपभ्रंश है शिंतो। तो भारत एंड चाइना, जापान आर मोर religiously, culturally aligned than any other country. Similar religions, same culture, only thing is in different places. तो बट जब तक
जापान की इंडिपेंडेंस एश्योर नहीं होती है, इट कैनॉट बी ए गुड पार्टनर फॉर इंडिया। नहीं तो जापान के थ्रू अमेरिका भारत में घुस जाएगा। प्लस जापान का जो पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के फेवर में नहीं है, बिकॉज इंडिया को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो भारत इस समय खड़ा होने का समय है। तो खड़ा तभी होते हैं जब आपके हाथ में तलवार हो, नहीं तो नहीं होंगे। और आपने जियोपॉलिटिक्स की बात करी, देखिए दीज आर ट्रबल टाइम्स। जिस दिन वेस्ट का और यूएस डॉलर करेंसी कोलैप्स होता है उस दिन अमेरिका पूरी दुनिया में युद्ध कराएगा, दैट इज फॉर श्योर। और यही आप देख रहे हैं, हुर्मुज स्ट्रेट सब कुछ हारने के बाद ही रुका हुआ है फॉर समथिंग एल्स। ओके, वो तो भाग भी नहीं पा रहा है और फंसा भी हुआ है, साथ में रुकना भी चाहता है, तीनों चीजें एक साथ है। यूरोप की वेल्थ हमेशा एशिया से आई है। आप देख रहे हैं काया, क्या नाम है, कायास, जी कात्या कायास, शी इज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान। काया, कायस इज अ डच सरनेम, से कैलास नहीं बोल रहा हूँ, कायस बोल रहा हूँ। सर इसका एक्चुअली, तो एनीवे वहाँ का एल एल साइलेंट होता है इसलिए कायस बोल रहा हूँ। मे बी शी डजंट लाइक माई प्रोनाउंसिएशन बट आई डोंट केयर। वो मेरा नाम नहीं बोल सकती, मैं उसका नाम नहीं बोल सकता। सो सो अगेन ओल्ड गेम्स आर बीइंग प्लेड। तो कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो, पाकिस्तान के साथ करो। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दे प्लेइंग द ओल्ड गेम। वो अमेरिका और यूरोप दोनों कर रहे हैं। तो और वो भारत, भारत इज वे बियॉन्ड इट। वो कितना भी कर ले, हम ठुकाई करने वाले हैं। कितना भी कर ले, वो कितना भी पप्पी जप्पी कर लें, गले मिल लें, डजंट मैटर। और जब समय आएगा सब भाग जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के, दैट आल्सो आई कैन टेल यू, बिकॉज ट्रेड विद इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, जिसकी इकॉनमी मुंबई की इकॉनमी से छोटी है। जस्ट इमेजिन कि मुंबई का बेन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिचर देन द एंटायर पाकिस्तान। सो उनकी औकात कितनी है वो सबको मालूम है। बट द पॉइंट इज अगेन प्लेइंग ओल्ड गेम्स। Who is doing interference in Bangladesh? Which intelligence? European intelligence. Who is playing with mysteries of charity? European intelligence. Who is doing conversion in Tamil Nadu and Kerala? European intelligence. German intelligence. तो तो भारत को भी पता है, अगर हम और आप डिस्कस कर रहे हैं तो भारत को, तो एजेंसी को सब कुछ मालूम होगा। सो द थिंग इज, ये गेम्स तब तक चलेंगे जब तक कि पूरा का पूरा अमेरिका नीचे नहीं आता है। बिकॉज ब्रिटिश ने ठान ली है कि हमें ट्रम्प को मजाक चखा के छोड़ना है, बिकॉज द वे ही ट्रीटेड देम। तो वी आर अगेन सीइंग ए रिसर्जेंस ऑफ ओल्ड कॉलोनियल गेम्स। भारत में रिजीम चेंजिंग करना, प्लस एआई को यूज करके लोगों के इमोशंस को बदल देना। अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक वर्किंग इन इंडिया, सबको यूज किया जा रहा है इन ए बिग वे। अब तो ये भारत को देखना पड़ेगा कि व्हाट वी डू टू काउंटर दिस। लेकिन अगेन जब काउंटर की बात आती है ना तो भारत मुझे कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है, क्योंकि अभी भी हमने देख रहे हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं एट द सेम टाइम। कैसा लग रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है भारत को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए। हम चाहे ईस्टर्न फ्रंट पे देखें, वेस्टर्न फ्रंट हमारा है ही, कॉकरोच जनता पार्टी, टूल किट्स और क्या कुछ, और प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, इतना सब कुछ चल रहा है। लेकिन इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो अच्छी खबरें हैं और सही जानकारी जो है वो यूथ को कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ उसके अभाव में उधर यूथ अट्रैक्ट हो सकते हैं या हो रहे हैं वो, या उनको नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्यों अभी भी हम पीछे है सही जानकारी और सही चीजें जनता तक पहुंचाने में। देखिए वन थिंग तो देखूंगा कि इलेक्शंस में सोशल मीडिया हैज जीरो रेलेवेंस इन भारत। ये तो आपने देख ही लिया, आप तो जर्नलिस्ट, आप तो कवर ही करती हैं डिटेल में। जी। तो सोशल मीडिया हैज नो रेलेवेंस। सो इन इलेक्शंस सोशल मीडिया हैज नो रेलेवेंस इन सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और उसको भारतीय एजेंसीज भी मॉनिटर करती हैं इन ए बिग वे। तो ऐसा नहीं कि वो भी मॉनिटर नहीं करती। नाउ द भारतीय एजेंसीज के अगर आप कारनामे सुनेंगे तो ये भी दंग रह जाएंगे। उस पर एक अलग शो बनाइए कि ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं।
हम लोगों ने इंडोनेशिया को चुप करा दिया, अमेरिका के प्लान्स को स्टॉप कर दिया टुवर्ड्स सब एशिया पैसिफिक। और भारत ने, क्या आपको लगता है कि इतनी सारी टर्की को चुप कराया रिसेंटली, फिर उन्होंने नॉर्वे स्वीडन से अपोजिशन को वहां से बंद कराया। ये जितना आप नॉइज आप देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से, इट इज द लास्ट स्नेयर बट द सीरियस स्नेयर टू भारत। जैसे कि भारत को पुश करना इन वेस्टर्न इंडेक्सेस की 6th पोजीशन पे पहुंच गया है, 5th पोजीशन पे पहुंच गया है। आज रिपोर्ट आई, ताइवान इज स्टॉक एक्सचेंज इज बिगर देन इंडियाज। फिर साउथ कोरिया स्टॉक एक्सचेंज बिगर देन इंडिया। नाउ दीज आर ऑल गिमिक्स, ये प्रोपेगेंडा गेम्स है, क्योंकि भारत की रुपी बेस्ड इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है 8% से। डॉलर बेस्ड में एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि अभी जैसे एक और रिपोर्ट आई थी कि इंडिया हैड टू सेल गोल्ड टू बाय यस, मैं बोलने डॉलर्स। वाली थी, इनफैक्ट मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया अभी। जी। हाँ, तो दीज आर ऑल फेक न्यूज़। पहले तो द रीजन आई एम टेलिंग यू फेक न्यूज़ कि ये प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं जिसका भारत पे कोई असर नहीं पड़ता। द रीजन कि भारत का नेट परचेजिंग पावर इज नॉट गोइंग डाउन। अगर सपोज करिए भारतीय गवर्नमेंट डिसाइड करती है वी विल सैंक्शन अमेरिकन्स 2%, वी विल सैंक्शन यूरोप 1% फॉर एवरी सिंगल फेक न्यूज दे पुट आउट, गेम ओवर ना, गेम ओवर। तो ऑल these news items will disappear overnight, including कॉकरोच जनता पार्टी। So ये जो US is manipulating currency in a big way. अगर RBI of India passes a resolution कि we will monitor US value to a rupee in purchasing power parity terms, मतलब 100 रुपए में क्या खरीद सकते हैं भारत में और 100 रुपए में आप क्या खरीद सकते हैं इन अमेरिका, हम लोग रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। देन यू विल अंडरस्टैंड कि $1 की कीमत इज ओनली 17 रुपीज, नॉट इवन 90, 17 रुपीज ओनली ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। तो भारत के पास बहुत सारे लेवरेज है। सो एंड इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन टू बी मेड, वो लेगा, इवेंचुअली लेगा। आप देख रहे हैं 500 रुपए का नोट प्लास्टिक का आ जाएगा, 1000 रुपए का नोट प्लास्टिक का आ जाएगा, प्लस डिजिटल करेंसीज आ जाएगी। तो दे विल बी सम ड्रास्टिक मेजर्स टेकन और वो अमेरिकन इकोनॉमी को घुटने पे आके छोड़ देंगे। एंड दैट्स वाई, तो क्या बोलते हैं ना, 100 लोहार की और 1 सुनार की, जी जी, या 100 सुनार की 1 लोहार की, वो वाला एपिसोड है। तो आई एम श्योर कि जो जो हमारे पास एस्केलेटरी मैकेनिज्म है, दैट इज टू मैनी ऑप्शंस। वेस्ट के पास सारे चले गए हैं। सो एनीवन हु हैज मोर एस्केलेटरी मैकेनिज्म्स हैज अ बिगर लेवरेज इन द ओवरऑल गेम और वॉर। तो इसलिए मुझे इसमें कोई आई डोंट सी एनी वरी एनीवेयर, especially on the economic side. ताइवान की इकोनॉमी, ताइवान का स्टॉक मार्केट इज बिल्ट ऑन वन कंपनी, TSML. साउथ कोरियन इकोनॉमी, साउथ कोरियन स्टॉक मार्केट इज बिल्ट ऑन 2 कंपनीज, ऑल रेयर अर्थ, ओके, और टेक्नोलॉजी इन AI। 2 कंपनी, एक कंपनी के हिसाब से क्या भारत की इकोनॉमी नीचे आ जाएगी? लुक एट द पॉवर्टी इन दोज कंट्रीज। अभी कोई मुझे बोल रहा था यूके इकोनॉमी इज बिगर देन इंडिया, 5 ट्रिलियन, 65 मिलियन लोगों का देश। How can you compare with 1.5 billion people? Tell me what 1 pound in UK can buy in India. Tell me. तो तब पता लग जाता है 1 pound in UK cannot buy is around 130 rupees or 140 rupees. I don't know the exchange rate. तो जो भी है, क्या खरीद सकता है वहां पे? एक बोतल पानी भी नहीं खरीद सकता आधा लीटर की। So calculate in that way. So all these are fake numbers. Nobody cares about it. Government doesn't care about it. Government cares about rupees. आपने देखा होगा Indian government calculates only in crores now. They don't calculate in dollars. तो ये फेक न्यूज चलने दीजिए। इट इज गुड फॉर सोशल मीडिया। जो सो कॉल्ड, मैं बोलूँगा अनइंटेलिजेंट एनालिस्ट है, दे आर द वंस ये फालतू का प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। जी। तो दोस्तों, एक तरफ हम जब जापान की जो हमने बात स्टार्ट की थी, तो जापान जो है, एक तरफ हम देखते हैं कि शी जिनपिंग का असर्टिव चाइना, दूसरी तरफ ट्रंप की जो
स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी है और इस सब के बीच में जापान जो पहली बार अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उसको पूरी तरह से रिडिफाइन कर रहा है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि क्या जो एशिया है उसका फ्यूचर पावर बैलेंस है उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो दोस्तों दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें कभी-कभी ऐसे पल आते हैं जो आने वाले कई दशकों का जो डायरेक्शन है वो तय करते हैं। जापान का जो मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन है शायद उन्हीं पलों में से एक है। आज टोक्यो एक मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, चाइना को डिटर भी करना है, अमेरिका को जो उसके साथ अलायंस है वो भी बचाना है और अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी बढ़ानी है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या जापान, अमेरिका, चाइना और इन सब के बीच जो है वो बैलेंस बना पाएगा या फिर इंडो पैसिफिक की जो बढ़ती जियोपॉलिटिकल राइवलरी है यूज करके और भी हम कह सकते हैं कि एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन या फिर जो अग्रेसिव रोल है उसमें आगे खुद को धकेल देगा। क्योंकि अगर जापान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन सच में बदल रही है तो सिर्फ जापान नहीं बल्कि पूरा एशिया एक ऐसे स्ट्रेटेजिक युग में प्रवेश कर जाएगा और उसका जो असर है वो टोक्यो से लेकर तिपाई और बीजिंग, वॉशिंगटन और शायद भारत तक भी महसूस किया जाए। आदित्य जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।